इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के आर्टिकल 375 के रिवोक करने के डिसीजन को बिल्कुल लीगलाइज करार दे दिया है। ये डिसीजन कल हमारे सामने आता है। अब देख लेते हैं कि इस डिसीजन की रिपरकशंस क्या होंगी। ये डिसीजन किस तरीके से अफेक्ट करेगा इंटरनली यानी कि इंडिया की पॉलिटिक्स को, और एक्सटर्नली यानी कि रीजन की पॉलिटिक्स को किस तरीके से ये डिसीजन अफेक्ट करेगा। अगर मैं इंटरनली बात करूं तो ये जो डिसीजन है ये एक बूस्ट करेगा मोदी की इलेक्शन की, जो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट करेगा। क्यों बूस्ट करेगा? क्योंकि मोदी जब पावर में आए थे तो इसी एजेंडे के साथ आए थे, हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आए थे, और इसी एजेंडे के साथ आए थे कि हमने कश्मीर के आर्टिकल 375 को रिवोक करना है, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करना है। जब 2019 में मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से यह डिसीजन लिया गया तो काफी सारे लोगों ने इसको चैलेंज किया, और सबसे ज्यादा जो चैलेंज किया वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस चाहती थी कि ये जो स्टेटस खत्म किया गया है इस स्टेटस को दोबारा रिवाइव किया जाए, लेकिन मोदी इस चीज को काउंटर करता रहा और मोदी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यूज करते हुए, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस यूज करते हुए कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया गया। जबकि बाकी लोगों के साथ इस डिसीजन को कंसल्ट नहीं किया गया। यही रीजन थी कि इस डिसीजन को चैलेंज किया गया वहां की इंडिया की कोर्ट में। जब इंडिया की कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया गया तो शायद ये समझा जा रहा था कि दोबारा कश्मीर का स्टेटस जो है वो रिवाइव कर दिया जाएगा, लेकिन कल ये डिसीजन हमारे सामने आता है जिसमें इंडिया की गवर्नमेंट ने और इंडिया के कोर्ट्स ने इस चीज को बिल्कुल लीगलाइज करार दे दिया है, और कहा यह गया है कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया है वो बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिस्पांस की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े जो साउथ एशियन स्टडीज को जो स्कॉलर्स डील करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनका ये कहना था कि इससे मोदी के अगले 2024 में इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के इलेक्शन जीतने के चांसेस कम हो गए हैं। कांग्रेस को एक खातिर ख्वाह रिकॉग्निशन मिल रही थी इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम आके जो मिनॉरिटीज हैं उनको राइट्स दोबारा दे देंगे जो कि इरोड कर दिए गए जब से मोदी पावर में आया। चाहे वो क्रिश्चियनिटी है तो वो वहां पे सफर कर रही है, चाहे मुस्लिम्स हैं तो वो वहां पे सफर कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई बाकी मिनॉरिटीज हैं तो वो वहां पे सफर कर रही हैं। इसकी सबसे प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हमने कश्मीर में देखी, जहां पे लॉकडाउन देखे, इंटरनेट जो है ना बिल्कुल बंद कर दिया गया। सिमिलरली हम इसी की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो है मणिपुर इंसिडेंट में देखते हैं, जहां पे एक मिनॉरिटी के खानदान के साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, वायलेंस की जाती है। इसी वजह से जो कांग्रेस थी उसका जो नैरेटिव था कि हम मिनॉरिटीज के राइट्स को दोबारा रिस्टोर करेंगे इंडिया में, जो कि इरोड कर दिए गए थे मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो नैरेटिव भी शायद अब कामयाब होता हुआ ना दिखाई दे और दोबारा मोदी हमें 2024 में पावर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये रीजन की डायनामिक्स को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन जो कि हमेशा इनके दरमियान रिफ्ट रही है 1948 से ही, जब कश्मीर, क्योंकि पार्टीशन जब हुई थी तो कश्मीर पार्ट था पाकिस्तान का, जो उस टाइम जो है एक फ्रेमवर्क दिया गया। उस फ्रेमवर्क के तहत जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आने थे, तो कश्मीर क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था तो पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये मेरे हिस्से में आएगा, लेकिन इंडिया ने एक फेडरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया वहां के हिंदू राजा के साथ और इंडिया को पार्ट बना लिया अपना। 1948 की वॉर हुई जिसके तहत हमने थोड़ा सा हिस्सा आजाद करा लिया जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट रहा और यही वजह है कि साउथ एशिया में हमें पीस देखने को नहीं मिला। साउथ एशिया में पीस देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ दिस टेरिटोरियल डिस्प्यूट, लेकिन 2019 के बाद इन दोनों के दरमियान जो रिफ्ट है वो मजीद बढ़ जाती है। और अब क्योंकि इंडिया की कोर्ट ने भी इस डिसीजन को लीगलाइज कर दिया है तो इट मींस कि अब इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों रियासतों के दरमियान वो हमें मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एग्रेवेट करता हुआ दिखाई देगा। जबकि पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं बात करूं इस डिसीजन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी धज्जियां उड़ा रहा है और जो है ना कोई उसको पूछ नहीं रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो बिहेवियर है वो बड़ा ही डबल स्टैंडर्ड किस्म का बिहेवियर है। जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर हम देखते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में तो वो कहते हैं कि अगर उनको यूक्रेन को कोई ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है तो किस तरह से रेजोल्यूशन पास की जाती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जबकि दूसरी तरफ पैलेस्टाइन में जब इजराइल ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है पैलेस्टाइन को तो इस तरह की रेजोल्यूशंस हमारे सामने बिल्कुल नहीं आती। तो यहां से वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं। वो पैलेस्टाइन की जो ऑक्युपेशन है उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, सिमिलरली जो कश्मीर के ऊपर जो ऑक्युपेशन है उसके खिलाफ जो है ना कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो
किसके राइट्स के लिए बोलते हैं? वेस्टर्न राइट्स के लिए बोलते हैं, रशिया यूक्रेन के राइट्स के लिए बोलते हैं। सो इस डिसीजन को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। अगर पिछले 2-3 सालों में हम देखें, बेशक 2019 से ही देखें, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट का जो स्टांस रहा है वो ये रहा है कि वो परसू करने की कोशिश कर रही है इंडिया को, वो चाह रही है कि इंडिया हमारे साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। यही रीजन थी, एक गुड जेस्चर के तौर पर हमने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भी वहां पे भेजा है एससीओ के समिट में, लेकिन उसका भी कोई खातिरख्वाह नतीजा नहीं आया क्योंकि वहां पे हमें कोई हीरोइक वेलकम नहीं दिया गया। तो यहां से एक चीज वाज़ेह हो रही है कि जब तक मोदी जो है ना इंडिया को लीड करता रहेगा, अमित शाह जैसे लोग इंडिया को लीड करते रहेंगे, जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले लोग हैं, तब तक इस रीजन में और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीसफुल रिलेशंस नहीं हो सकते, तब तक साउथ एशिया में रीजनल इंटीग्रेशन नहीं हो सकती और साउथ एशिया में ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर काम नहीं हो सकता। तो नाजरीन, ये थी हमारी वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी और नासिर।